गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। इसके पहला भाग हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के हम लोगों ने दो प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग आगे उसके शुरू करेंगे और दो विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। पहली विशेषताएं हमने देखी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं वही प्रतिनिधि जो है निर्णय लेते हैं या फैसला लिया जाता है। उन्हीं के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है निर्णय लेने की। और दूसरी विशेषताएं हमने देखी थी कि जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि वहां पर नियमित, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। प्यारे बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो बुनियादी तत्व है वो है समानता, और इसी समानता के आधार पर हर एक व्यक्ति को एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कुछ दुनिया के उदाहरण। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार पाने में मुश्किल होती है। फिजी में चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। मतलब फिजी में जो है वहां के जो मूल निवासी हैं उनके वोटों की कीमत ज़्यादा है और भारतीय मूल के वोटिंग का अधिकार है लेकिन उनके वोट को महत्व कम है। तो इस प्रकार की ये असमानता है। तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या लोकतंत्र नहीं कह सकते। और क्योंकि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और वो राजनीतिक समानता है, लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए। मतलब हर एक नागरिकों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए और हर वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। उसी को कहते हैं एक व्यक्ति एक वोट। मतलब हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार, वह उसके वोट की जो वैल्यू है, कीमत है, वो भी एक जैसी रहेगी। अगर देश का राष्ट्रपति वोटिंग करता है तो उसके वोटिंग का मूल्य भी एक ही होगा, और किसान भी करता है या कोई मजदूर भी करता है तो उसकी वोट की काउंटिंग भी एक ही होगी। इसी को हम लोग कहते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। क्योंकि मतदान का अधिकार ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है और इसीलिए एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होना ही चाहिए, तभी हम लोग लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। तीसरा हम लोग चौथा और अंतिम विशेषता देखेंगे कि प्यारे बच्चों, सामान्यतः किसी भी देश का या कोई भी लोकतांत्रिक देश में जो शासन चलता है वो कानून के अनुसार चलता है, संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार चलता है। और सरकार को संविधान ने जो समाज को या समुदाय को या नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए हैं उन अधिकारों का उन्हें आदर करना होता है और सम्मान करना होता है। तभी हम लोग कह सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली, कि वहाँ का शासन मनमानी तरीके से शासन नहीं चल सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और इसी के आधार पर हम लोग एक उदाहरण देखेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में गोरे शासन से मुक्ति मिली थी, यानी कि ये औपनिवेशिक शासक था, देश था। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज हुआ। ठीक है, ये दल का नाम है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की थी। मतलब इस दल के नेतृत्व में, जैसे भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में भी जानु पीएफ दल नाम का एक दल है, उसके अगुवाई में ही यह स्वतंत्रता संघर्ष वहाँ चलाया गया था। इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही ये शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे। देखिए प्यारे बच्चों, वहाँ चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही चुनाव जीता। मतलब हमेशा यही चुनाव जीतता था। ऐसा क्यों होता था? क्या ये इतना लोकप्रिय था? क्या एक लोकप्रिय व्यक्ति कितने साल तक चुन के आ सकता? ये भी एक सवाल है।
तो इसके कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति मुगाबे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। ये गलत तरीका। विपक्षी दलों को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं को गड़बड़ी कराई जाती थी। सभाओं में इलेक्शन के समय में सरकार विरोधी प्रदर्शनों आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित किया था। मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध या उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। अगर ऐसा करता है तो उसको बंद किया जाता था, जेल में डाला जाता था। राष्ट्रपति की यहाँ तक कि राष्ट्रपति की आलोचना करना भी गैर कानूनी उस वहाँ पर घोषित कर दिया गया था। टेलीविजन और रेडियो पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। तो इस प्रकार से वहां पर ये चीजें चलती थी। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और जजों पर दबाव भी डाला जाता था। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत सारे अदालतों ने कि जिसमें सरकार के खिलाफ निर्णय दिए, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। यहां तक उन्होंने जजों पर भी दबाव डालकर अपने अनुकूल फैसले उन्होंने करवाए। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इस उदाहरण से यह साबित होता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने जिम्बाब्वे के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, उस व्यक्ति ने सत्ता अपने हाथ में रहे इसके लिए कैसे गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, मनमानी तरीके से वहां शासन किया और विरोधी दल या नागरिकों के लिए अधिकार या मीडिया की आज़ादी पर पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। मतलब ये एक प्रकार से मनमानी शासन था और इसीलिए हम इसे लोकतांत्रिक शासन नहीं कह सकते हैं। अगर लोकतंत्र में परखना है तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समिति, मतलब नागरिकों को लोकतंत्र में बहुत ही सजग रहना है और इसीलिए नागरिकों को चुनाव से पहले किन बातों को देखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और चुनाव के बाद में भी उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता जो है आदर्श नागरिकों के ऊपर होती है। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए, ये देखना चाहिए। मतलब विरोधी दल को वो सारे अवसर मिलने चाहिए जो सत्ताधारी दल को मिलते हैं। सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। सरकार को नागरिकों के जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसका उन्होंने सम्मान करना चाहिए। नागरिकों को सोचने, अपनी राय बनाने, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब ये नागरिकों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सरकार अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना, प्रदर्शन करना, आलोचना करना, किस पार्टी को वोटिंग करना है, किसको वोट करना है, वो अपनी स्वतंत्र राय बना सकता है, संस्था गठित कर सकता है, राजनीतिक दल स्थापित कर सकता है। ऐसे सारे जो है संविधान ने ये अधिकार नागरिकों को दिए हैं, तो ये आज़ादी नागरिकों को होनी चाहिए, तभी हम लोग लोकतंत्र कह सकते हैं। कानून के नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए, ठीक है, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, आपने वहां देखा है जिम्बाब्वे के उदाहरण में कि वहां पर न्यायपालिका ने कई सारे सरकार के खिलाफ बहुत सारे निर्णय दिए, लेकिन उसकी परवाह उन्होंने नहीं की। यहां तक कि उन्होंने जजों पर भी दबाव डाला, यानी न्यायपालिका पूर्ण रूप से वो विधायिका व कार्यपालिका के नियंत्रण में थी। तो ऐसे स्थिति को हम लोग लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब चुनाव के बाद नागरिकों की यह हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार इसलिए मनमानी नहीं कर सकती है कि उसके चुनाव जीता है। देखिए प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत के आधार पर सरकार स्थापित होती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि बहुमत का अर्थ होता है कि अधिकतर जनता उस दल को चाहती है और उस दल की सरकार बनी, ये एक प्रकार का मैंडेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मनमानी तरीके से शासन करना है। उसे शासन करना है संविधान में दिए गए कानून, नियम और आदर्शों के अनुसार, और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें शासन करना है। वो मनमानी तरीके से शासन नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो गारंटी दी जाती है उसका आदर उन्होंने करना चाहिए। सामान्यतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक समुदाय की सरकारें बनती है, अल्पसंख्यक की प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं के बराबर होती है उनकी। ऐसे समय में अल्पसंख्यकों को जो संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं और संविधान उसकी गारंटी देता है, तो उसकी रक्षा उस सरकार को करनी है। ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। तभी हम लोग लोकतंत्र कह सकते हैं। हर फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की एक खासियत है कि कोई भी फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले में बहुत सारी गलतियां हो सकती है और उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में भला ही किसी फैसले को लेने के लिए समय लगता होगा, क्योंकि उस फैसले पर काफ़ी बैठकें होती है, काफ़ी विचार विमर्श होता है, काफ़ी बहस होती है, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देखा जाता है और फिर बहुमत के आधार पर उस फैसले को लिया जाता है। तो ऐसे समय में भला ही देरी होगी, लेकिन जो भी फैसला आता है वो आमतौर पर लगभग एक अच्छा फैसला माना जाता है, जिसमें बहुत से कम त्रुटियों की संभावनाएं होती है। हर पदाधिकारियों को जो भी अधिकार मिलते हैं वह संविधान द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, या चाहे कोई वो ब्यूरोक्रेट्स हो, नौकरशाह, उन्हें संविधान द्वारा अधिकार दिए जाते हैं और उन्हीं अधिकारों के तहत, उन्हीं नियमों के तहत उन्हें अपने कार्य करने होते हैं। और ये सारे लोग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी मतलब होता है जनता सवाल कर सकती है, उन सवालों के इन्हें जवाब देना आवश्यक है। ये मनमानी तरीके से शासन नहीं कर सकते हैं। इससे हम लोकतंत्र की चौथी विशेषता पर पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार मनमानी तरीके से शासन नहीं कर सकती है। संवैधानिक कानून और नियम जो बनाए गए हैं वह नागरिकों को जो अधिकार द्वारा जो खींची लक्ष्मण रेखा है उसी के भीतर उसे काम करना होता है। ये एक चौथी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इन चारों विशेषताओं को हम लोग अगर देखिए कलेक्ट करेंगे कि पहली विशेषता है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, अन्य किसी के पास नहीं। लोकतंत्र नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर उपलब्ध हो। लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। और चौथा है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ये चार अगर विशेषता है तो ही प्यारे बच्चों क्या हो सकती है, वही सही मायने में लोकतंत्र। केवल जिस देश में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा फैसले लिए जाते हैं, ये व्याख्या पूर्ण नहीं है। तो ये चारों स्थितियां जहां पर है वही सही मायने में लोकतंत्र है। इन विशेषताओं के अनुसार अभी हम देखेंगे, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे, उन्हीं शब्दों को यहाँ डाला गया है। इन विशेषताओं के अनुसार लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें के वही सारी चीजें हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो वो मौजूदा शासकों को बदल सकता है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरों में मानते हुए काम करती है। दिस इज द फुल डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक सर्वांगीण, ठीक है, सर्वसमावेशक ऐसी परिभाषा है और ऐसी अगर स्थितियां हैं तो ही हम लोग लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, अब तक हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है। प्यारे बच्चों,
हमने लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। अब हम लोकतांत्रिक के क्यों आवश्यक है इसके पक्ष में कुछ तर्क और वितर्क के बारे में देखेंगे, जिससे यह साबित होगा कि हमें लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले देखना होगा प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के लिए जो खिलाफ तर्क और उसके समर्थन में क्या तर्क है, उनको हम लोग पहले देखेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे। तो वैसे लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं या उनके दोष माने जाएंगे। इसको लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से चर्चा और बहस करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी, तो फैसले में देरी ये लोकतांत्रिक का दूसरा दोष है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। तो बहुत सारे चुने हुए नेताओं को सही मायने में लोगों के लिए क्या करना है ये पता ही नहीं होता है और कुछ करते भी नहीं, इसके कारण वो खराब फैसले लेते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि फैसले लेते हैं। इसलिए चुनाव में लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्चा होता है और इसके कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, कौन प्रतिनिधि अच्छा है, कौन दल अच्छा है, और इसलिए उन्हें किस चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का एक उसके ऊपर आक्षेप लिया जाता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है, नहीं तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों से गरीबी मिट जाती थी, सारी समस्याएं हट जाती थी। लेकिन हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर। तो प्यारे बच्चों, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी है या यही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्तमान समय में उपलब्ध जो भी शासन व्यवस्था के अन्य विकल्प है, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, क्या वो विकल्प भी अच्छे हैं, ये भी देखना है। और उसमें से आपको कौन से अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली इससे अगर हम लोग देखेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर मानी जाती है। लोकतंत्र के पक्ष में अभी तर्क देखेंगे। विपक्ष में आपने देखा कि चीन और भारत की एक तुलना करते हैं पहले, इससे आपको पता चले जाएगा कि दोनों देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण दोनों देशों में कौन सी समस्या और किस समस्या का समाधान कौन से देश ने अच्छा लिया, इससे उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। चीन में 1958-61 के दौरान पड़े अकाल में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए, इतिहास में एक सबसे बड़ा ये अकाल माना जाता है। उन दिनों चीन की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में इतना बड़ा अकाल और भूखमारी की स्थिति कभी नहीं बनी। अर्थशास्त्रियों का ये मानना है, इसके लिए क्या मानना है अर्थशास्त्रियों का, देखिए कि ये मेनली जो दोनों देशों की सरकारी नीतियां हैं, उन नीतियों के अंतर के कारण ही ये हुआ है। चीन में जो सरकार है उसकी नीतियों के कारण ही वहां पर इतने सारे लोग मरे, और भारत में इतने सारे लोग नहीं मरते, इसका कारण है भारत की नीतियां, इनडायरेक्टली लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह का काम किया है वैसा चीन ने उसको करने को कभी महसूस नहीं किया। ये सबसे पहला अंतर है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले होती है जनता, जनता की भलाई, जनता का कल्याण, जनता की समस्याओं का समाधान। अगर चीन में बहुदलीय व्यवस्था होती, देखिए प्यारे बच्चों, चीन में एक ही दल है, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके पहले हमने देखा है किस प्रकार से वहां चुनाव होता है राष्ट्रीय जनसंसद के लिए। विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने वाले स्वतंत्र मीडिया होते तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। मतलब मीडिया के द्वारा या मीडिया सरकार की आलोचना करते या विरोधी दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन विरोध करते थे तो शायद सरकार कुछ करती और इतने लोग नहीं मरते। लेकिन वहां पर एक दलीय सरकार है, दूसरे दल विरोध करने वाला है ही नहीं। दूसरी बात, मीडिया को आज़ादी नहीं, जो साम्यवादी पार्टी बताएगी वही मीडिया कहती है। आज भी वही स्थिति है। आप लोग देखते हैं कोरोना के बारे में कितने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं।
लोगों के जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर। तो ये इस उदाहरण से स्पष्ट होता है प्यारे बच्चों कि लोगों के साथ जो अच्छा आचरण हम कहते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहतर होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट उसकी संकल्पना है, मतलब जनता के कल्याण के लिए वो काम करे, और इसके कारण ही ये बेहतर प्रणाली है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, वह शासन चलाने वाले के मर्जी पर निर्भर है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर सरकार उनके समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी तो अगले चुनाव में उसको सत्ता से बाहर कर देगी, क्योंकि जनता के सामने लोकतांत्रिक सरकारों में अन्य दलों के विकल्प खुले होते हैं, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं। ऐसे समय में सत्ताधारी दल को आसानी से उनको सत्ता से बाहर किया जा सकता है, इसीलिए लोकतंत्र बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। मैंने अभी कहा जवाबदेही, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उसको जवाब देना पड़ता है, विरोधी दल को जवाब देना पड़ता है, जनता के प्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ता है, जनता के सवालों को जवाब उनको देना पड़ता है, मीडिया को उनको जवाब देना पड़ता है। दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबल सिस्टम इसको कहा जाता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, उसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र पर एक आक्षेप लिया जाता है कि फैसले में देरी होती है। हाँ, ये सही है कि फैसले में देरी होती है, लेकिन अगर जल्दबाजी में जो फैसला लिया जाता है तो उसमें कई सारे खामियां हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में फैसला लेते समय कई सारे बहसें, कई सारी चर्चा, कई सारे लोगों की राय, अनेक जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनकी राय, बड़े बड़े दार्शनिकों की राय, संबंधित समूहों की राय ली जाती है और उसके बाद में ये फैसला लिया जाता है। और इसीलिए जब ऐसा फैसला लिया जाता है, काफ़ी विचार विमर्श करके जब फैसला लिया जाता है, तो इसमें त्रुटियां या खामियों की संभावना बहुत कम रहती है, और उग्र और जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें खामियां अधिक होने की संभावनाएं अधिक होती है और उसके दुष्परिणाम भी अधिक हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर फैसला लिया जाता है, इसलिए देरी होती है, लेकिन जो भी फैसला आता है वो फैसला जो होता है बेहतर निर्णय होने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, और ऐसे समय में उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा मंच है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारे मतभेदों को और टकराव को, क्योंकि आपस में ये चर्चा करते हैं और चर्चा के माध्यम से ये समाधान करते हैं, और इसीलिए चर्चा और बहस के कारण ये जो टकराव है इसको खत्म किया जा सकता है। कई सारे उदाहरण आप लोग ले सकते हैं प्यारे बच्चों। हमारे देश में कई सारे कोई समुदाय सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है, तब सरकार उनके साथ बातचीत करती है, उनकी समस्याओं को समझती है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, मराठा आंदोलन के बारे में कितने सारे आंदोलन हुए, फिर सरकार ने उनकी बात मान ली, चर्चा की और आगे उन्होंने कार्रवाई की, और आरक्षण अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी अंतिम बाकी है। तो इस प्रकार से ये टकराव और मतभेदों को कम किया जा सकता है। ये अवसर उपलब्ध केवल लोकतंत्र कराता है। वही गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, वो सीधा जेल में बंद कर देते हैं या गैर कानूनी घोषित करके उन्हें सजा दे देते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में नागरिकों को जितने अधिकार मिलते हैं, जिन गरिमा के साथ वो नागरिक यहाँ रह सकते हैं, वो अन्य इसमें नहीं। हमने देखा, हमने चीन में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा, इसके पहले भी हम लोगों ने पोलैंड, वहाँ पर कैसे वहाँ के तानाशाह शासकों ने या गैर लोकतांत्रिक शासकों ने या सैनिकी शासकों ने किस प्रकार किया। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं, मीडिया नहीं थे, मीडिया को आज़ादी नहीं थी, ठीक है, यहाँ तक कि अन्य दलों को चुनाव लड़ने का नाम मात्र अधिकार था और उसे पराजित होना पड़ता था। ऐसे कई सारे हथकंडे वो अपनाते। लेकिन लोकतंत्र में नागरिक जो है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने का, अपनी संस्था स्थापित करने का अधिकार है, अपने मत से वोटिंग करने का अधिकार है, और वो गुप्त मतदान होता है। कई सारे ऐसे हैं कि जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इसके कारण ये नागरिकों का एक गरिमा के साथ, सम्मान के साथ लोकतंत्र में नागरिक जीते हैं।
और अगर नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं तो उसके खिलाफ संघर्ष भी कानूनी दायरे में रहकर कर सकते हैं। लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो गलत नहीं होते, कभी कभी उसके निर्णय भी गलत होते हैं, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा मंच है जब हमारे प्रतिनिधियों को, हमारी सरकार को एहसास होता है कि हमारा ये फैसला गलत था, तो उस फैसले को वो बदल देते हैं। ठीक है, यही खासियत है लोकतंत्र की, क्योंकि वो अगर फैसला नहीं बदलते हैं तो देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश निर्माण हो जाएगा, असंतोष निर्माण हो जाएगी और आने वाले चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपने सत्ता राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए वो अपने लिए हुए गलत फैसले का बाद में क्या करती है, उसको दुरुस्त करती है या परिवर्तन करती है। कई सारे ऐसे मामले भारत में दिखाए गए हैं। लोकतंत्र का बृहत्तर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो लोकतंत्र का अर्थ देखा है ये वास्तविक लोकतंत्र है जो अभी विश्व में चल रहा है। लेकिन रियलिटी में जो लोकतंत्र जितना महत्वपूर्ण, मतलब जितना विस्तृत रूप में होना चाहिए, लोकतंत्र के जो आदर्श है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है वो बहुत ही व्यापक है। वैसा लोकतंत्र आज नहीं है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र में वो संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ तत्वों को हम लोग उसका पालन कर सकते हैं। तो उसके 2-3 बिंदु हम लोग देखेंगे। बृहत्तर का अर्थ होता है ब्रॉड, ठीक है, व्यापक अर्थ। तो आधुनिक लोकतंत्र में, जिसे हम लोग प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं, वर्तमान लोकतंत्र जो है, इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ बिठाकर फैसला करना संभव नहीं होता है। और इसीलिए इनका कहना है कि व्यापक रूप में ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। अगर यह संभव हो तो तभी एक हर नागरिक के पास हर फैसले भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता है। मान लेते हैं कि सभी लोग इकट्ठा बैठ जाए और वह फैसले ले, लेकिन क्या सभी लोग फैसले लेने के लिए सक्षम होंगे, उसमें वो स्किल होगा? डेफिनेटली उसका उत्तर नहीं है। तो ये संभव नहीं है और इसके कारण गलत फैसले भी आ सकते हैं। तो सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छा लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, या बृहत्तर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? देखिए प्यारे बच्चों, बृहत लोकतंत्र का अर्थ है कि फैसले लेते समय उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली का। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठकर फैसले लेते हैं और उस फैसले में सामान्यतः हर फैसले में जनता की राय नहीं ली जाती है, या जिस समुदाय के बारे में वो कानून बन रहा है उसकी भी ठीक तरीके से राय नहीं ली जाती है। अपने मन से वो कानून बनाते हैं। ऐसे समय में वो जो कानून है वो हो सकता है उन लोगों को वो मान्य न हो, जिसके कारण संघर्ष बढ़े। तो सही मायने में बृहत लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जो भी फैसला लिया जाता है तो ये फैसला जिसके ऊपर प्रभावित होने वाला है, जिस पर लागू होने वाला है, उन लोगों के साथ पहले विचार विमर्श करना चाहिए। उन्हें वो सारे टर्म एंड कंडीशन, वो कानून नियम बताना चाहिए, ड्रॉप उसका, और उसके बाद उस लोगों की उन्हें स्वीकृति मिलनी चाहिए। ऐसा अगर करते हैं, इसमें हो सकता है एक छोटा समुदाय भी हो तो उसे भी अपने विचार व्यक्त करने के अवसर मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो शक्तिशाली वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग जो है, ठीक है, इसके विचार को जितना महत्व रहेगा उतना ही महत्व वो छोटे जो लोग होते हैं, छोटे समुदाय होते हैं, उनको भी मिल जाएगा और समानता स्थापित होगी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं बृहत लोकतंत्र का अर्थ। दूसरा देखिए, वास्तविक लोकतंत्र तभी आ सकता है जब किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। प्यारे बच्चों, आज भी विश्व में भूखमरी है, भारत में भी भूखमरी है, तो ये सारी समस्याएं नहीं होगी। ये है व्यापक या ये है बृहत लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में वो सारी समस्याओं, खास तौर पे जो मौलिक आवश्यकता है, वो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार ने करना ही चाहिए। कोई भूखा पेट, कोई बेघर या विदाउट कपड़े नहीं होना चाहिए। उसको अस्पताल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर है तो ही हम लोग सही मायने में उसको बृहत लोकतंत्र कहेंगे। केवल वोट के अधिकार का प्रयोग करना ही लोकतंत्र नहीं। प्यारे बच्चों देखिए, केवल वोटिंग का अधिकार दे दिया मतलब वो लोकतंत्र नहीं है।
तो हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, केवल वोटिंग के अधिकार होने से लोकतंत्र नहीं होगा, तो व्यापक या बृहत लोकतंत्र का अर्थ होता है कि उसे सूचना की समान उपलब्ध, मतलब हर एक नागरिकों को देश में जो भी हो रहा है, सरकार जो भी कर रही है, उसकी सूचना उसको मिलनी चाहिए। उसके लोकतंत्र के बारे में बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके पास बुनियादी संसाधन होने चाहिए सारे सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकतंत्र पर उसकी पक्की निष्ठा होनी चाहिए। तो ही हम लोग बृहत लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। वर्तमान लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि फैसला करते हैं, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब सभी लोग बैठकर निर्णय कर सकते हैं। ये भी है कि सामान्यतः आज वर्तमान समय में क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधि फैसला लेते हैं। तो सही मायने में अगर बृहत लोकतंत्र की बात करेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं, कि सभी लोगों ने फैसला लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो बड़े देश है, जैसे भारत जैसे देश में पूरे 132 करोड़ लोग तो नहीं आ सकते एक जगह और फैसला नहीं ले सकता है, और फैसला लेना भी संभव नहीं होगा। लेकिन जिस देशों की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो उस देशों में कम से कम सभी लोगों की राय लेकर निर्णय लेना चाहिए। ये एक बृहत लोकतंत्र का अर्थ है। इसका मतलब वर्तमान लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र नहीं है, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वर्तमान हम जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ये एक आदर्श लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जो बृहत लोकतंत्र की विशेषताएं देखी वो वर्तमान मौजूद प्रातिनिधिक लोकतंत्र में नहीं है। लेकिन उनके कुछ जो शर्तें हैं, वो शर्तें आज हम लोग उसका पालन कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोकतंत्र है। देश का भविष्य शासकों के कामकाजों से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाजों पर निर्भर होता है। प्यारे बच्चों, लास्ट में हम यही कहेंगे कि नागरिक किस प्रकार के हैं उस देश के। अगर नागरिक पूर्ण तरह से जागरूक है, सक्रिय है, तो ही लोकतंत्र की सफलता है। भला ही अगर सरकार कुछ गलतियां करती है, तो नागरिक अगर सक्रिय है, नागरिक अगर जागरूक है लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र पर उनकी अगर निष्ठा है, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस सरकार को वो पदच्युत कर सकती है, उसे सत्ता से बाहर कर सकती है। और यही अंतिम ताकत जो होती है वो जनता के हाथ में। और इसीलिए लोकतंत्र की सफलता सरकार के कामकाजों पर नहीं, बल्कि नागरिकों के कामकाज पर निर्भर होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोग लिख लेना।